हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर अन अमेजिंग चैनल एसआर एकेडमी। तो आज हम करने वाले हैं क्लास नाइन्थ के साइंस का चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ये हमारे इस चैप्टर का लास्ट पार्ट होगा, पार्ट 4, जिसमें हम बचे रिमेनिंग सेल ऑर्गेनेलिज के बारे में पढ़ेंगे। पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, इन तीनों पार्ट्स में हमने आधे चैप्टर को अपना कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हम सेल के कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे लास्ट लेक्चर में। तो आज हमें उस सेल कंपोनेंट्स के बाद जितने भी सेल ऑर्गेनेलिज हैं, राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी एपरेटस, सेल डिवीजन, इन सारे टॉपिक्स को आज के वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो अगर हम आज के टॉपिक्स के बारे में बात करें तो वही चीज आज का मेन टॉपिक है हमारा सेल ऑर्गेनेलिज। यहाँ पे हमारे सारे सेल ऑर्गेनेलिज के बारे में दिया गया है कि आज के टॉपिक में या आज के सेल ऑर्गेनेलिज कौन कौन से हम कवर करने वाले हैं, जिसमें हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम ईआर भी बोलते हैं। दूसरा है हमारा इसमें गोल्जी बॉडीज। तो सबसे पहले हम किसके बारे में बात करेंगे? ईआर यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। फिर हम इसमें गोल्जी एपरेटस के बारे में पढ़ेंगे। देन माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। राइबोसोम, प्रोटीन फैक्ट्री। क्यों? क्योंकि लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था जो राइबोसोम है उसकी फॉर्मेशन कहाँ होती है? न्यूक्लियस में। अभी हम इसके बारे में और अच्छे से समझेंगे। प्लास्टिड्स, वैक्यूल्स और लाइसोसोम्स। उसके बाद जब हमारा ये पूरा सेल का सेल ऑर्गेनेलिज वाला टॉपिक कवर हो जाएगा, फिर हम प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में डिफरेंस देखेंगे कि प्लांट सेल और एनिमल सेल्स में क्या डिफरेंस पाए जाते हैं। साथ ही में लास्ट में हम सेल डिवीजन के बारे में भी समझेंगे। तो ये आज के हमारे टॉपिक्स हैं जो आज हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है सेल ऑर्गेनेलिज की। तो ठीक है, सेल ऑर्गेनेलिज क्या होता है? जो भी हमारे सेल्स के अंदर छोटे छोटे ऑर्गेनेलिज पाए गए हैं उन्हीं को हम सेल ऑर्गेनेलिज बोलते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स कंटेन वेरियस मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज। हमने क्या पढ़ा था? यूकैरियोटिक सेल्स कौन से होते हैं? प्लांट सेल और एनिमल सेल्स। जिसमें जो हमारे यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनके पास जो ऑर्गेनेलिज होती है उनके पास क्या पाई जाती है? मेम्ब्रेन। जो क्या करते हैं? वेरियस फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं किसके अंदर? सेल के अंदर। जैसे एग्जांपल में न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के ऊपर जो मेम्ब्रेन थी उसका क्या नाम था? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये जो हमारी डबल पाई जा रही थी और जिसको हम कहते थे कि दो मेम्ब्रेन मिलके हमारे न्यूक्लियस का क्या बना रहे थे? न्यूक्लियस एनवलप। ठीक है, ऐसे ही हमारा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम ईआर भी बोलते हैं। इसके पास भी मेम्ब्रेन पाई जाती है। गोल्जी एपरेटस में भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है और लाइसोसोम्स में भी हमारी मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। देयर आर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड और डबल मेम्ब्रेन बाउंड। अब देखो, ये सिंगल मेम्ब्रेन में भी हो सकते हैं और डबल मेम्ब्रेन बाउंड भी हो सकते हैं। तो अगर हम सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड और डबल मेम्ब्रेन बाउंड और बिना मेम्ब्रेन के हिसाब से सेल ऑर्गेनेलिज को बांटे तो ये हमारा इंपॉर्टेंट है। क्यों? ये भी एमसीक्यू में आता है। तो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज कौन से हैं? वो है हमारे ईआर यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम्स जिसे हम सुसाइडल बैग्स भी बोलते हैं, गोल्जी बॉडीज और साथ ही साथ वैक्यूल्स। ये हमारे वो सेल ऑर्गेनेलिज हैं जिनके पास कितनी मेम्ब्रेन पाई जाती है? सिंगल एक मेम्ब्रेन पाई जाती है। ठीक है। नेक्स्ट दे रखा है डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलिज। अगर डबल मेम्ब्रेन के बारे में बात की जाए तो डबल मेम्ब्रेन में है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा है प्लास्टिड। अब इसमें देखो, ये जो है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड वाला, ये हमारा मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। क्यों? क्योंकि ये बहुत बार पेपर में रिपीटेड क्वेश्चन है। रीजन ये है कि क्योंकि इसके पास खुद का ओन डीएनए मटेरियल, इनके पास खुद का डीएनए मटेरियल भी पाया जाता है। जब हम इसके क्यूएनए करेंगे, क्वेश्चन एंड आंसर्स के सेशन को लगाएंगे, तो वहां पे हम देखेंगे कि माइटोकॉन्ड्रियल प्लास्टिड के ऊपर कई बार रिपीट करके क्वेश्चन पूछा गया है। हमसे ये बोला जाता है कि बताओ उन ऑर्गेनेलिज का नाम जिनके पास डबल मेम्ब्रेन भी है और जिनके पास खुद का डीएनए मटेरियल भी है। या फिर इस तरीके से भी पूछ सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रियल प्लास्टिड अपने आप में एकदम यूनिक क्यों है? क्यों? क्योंकि इसके पास एक तो डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है, दूसरी चीज इनके पास खुद का डीएनए मटेरियल भी प्रेजेंट है। तो ये हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हो पॉइंट हो गया। किसमें का? मेम्ब्रेन वाले पोर्शन के अकॉर्डिंग अगर हम इसे देखें। वहीं अगर हम नॉन
मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलिस के बारे में बात करें तो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलिस कौन से? राइबोसोम जिनके ऊपर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, सेंट्रोसोम और माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये जो सेंट्रोसोम और माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, ये हमारे एनिमल सेल में पाए जाते हैं। क्यों? जब हमारी सेल डिवाइड करने को होती है, यानी एक सेल से जब 2 सेल्स बनने वाली होती हैं, तो उस दौरान हम ये सेंट्रोसोम्स और माइक्रोट्यूब्यूल्स देखने को मिलती है। तो अब तक हमने क्या देखा? सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलिस जिसमें थे हमारे ईआर, लाइसोसोम्स, गोल्गी बॉडीज और वैक्यूल्स। ऐसे ही हमारे डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलिस थे जो थे हमारे माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड, और ये हमारे वन ऑफ द बेस्ट या फिर ये बोल सकते हैं ये हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट में से है। क्यों? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड के पास खुद का डीएनए यानी खुद का जेनेटिक मटेरियल भी पाया जाता है। अब वहीं अगर हम नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलिस के बारे में बात करें जिनके पास मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, तो वो कौन से हैं? राइबोसोम, सेंट्रोसोम और माइक्रो ट्यूब्यूल्स, जिसमें से सेंट्रोसोम और माइक्रोट्यूब्यूल्स को हम सेल डिवीजन के टाइम पे देखने को पाते हैं। तो सबसे पहले हम अपने कौन सी सेल ऑर्गेनेल को पढ़ेंगे, वो है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम को ईआर के फॉर्म में भी लिखते हैं। अब ये ईआर का काम क्या होता है? ये नेटवर्क की फॉर्मेशन करता है मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड शीट्स विद इन अ सेल। ठीक है, ये नेटवर्क्स बनाता है मेम्ब्रेन की ट्यूब्स की फॉर्म में, शीट्स की फॉर्म में, किसके अंदर? सेल के अंदर। यही ईआर हमारा दो पार्ट में डिवाइड है, आरईआर और एसईआर। ठीक है, यहाँ पे अगर हम इसको ड्रॉ करें तो जो हमारा आर है वो कुछ इस तरीके से बना होता है। ठीक है, और ऐसे ही हमारा क्या होता है? एसईआर भी प्रेजेंट होता है। ठीक, अब क्या बोल रखा है? आरईआर और एसईआर किसके बेसिस पे? ये हमने राइबोसोम्स के बेसिस पे। अगर सरफेस के ऊपर हमारे प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं, जैसे अगर हम यहाँ पे सरफेस है, इसके सरफेस पे हम प्रोटीन्स को चिपका देते हैं, यानी राइबोसोम्स अगर प्रेजेंट है तो वो होगा आरईआर। देखो राइबोसोम्स को चिपकने की वजह से जो इसका सरफेस है वो कैसा हो जाएगा? रफ हो जाएगा। इस वजह से इसको हमने क्या नाम दे दिया? आरईआर, यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। जो हमारा एसईआर होता है, ये जो हमारा ईआर है, इस ईआर में हमारे कोई भी राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होते, उसके सरफेस पे वो एकदम स्मूथ होता है। इस वजह से इसका नाम क्या दे दिया? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ठीक है, तो आरईआर का मतलब क्या हुआ? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, और एसईआर का मतलब क्या हो गया? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। अब ये किसके बेसिस पे? ये जो हमारे राइबोसोम्स है उसके बेसिस पे। अगर ईआर पे राइबोसोम चिपके होंगे जिसकी वजह से उसकी सरफेस कैसी हो जाएगी? रफ, तो उसको हमने बोल दिया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। अगर हमारे ईआर के ऊपर राइबोसोम चिपके नहीं होंगे, उसकी सरफेस एकदम स्मूथ होगी, तो उसे हम बोलेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ठीक है, अब देखो इसके पॉइंट्स के बारे में अगर डिस्कस करें तो आरईआर अपीयर्स रफ ड्यू टू राइबोसोम्स। ये हमें रफ अपीयर होता है, रफ देखने को मिलता है, किसकी वजह से? राइबोसोम्स की वजह से। राइबोसोम होते क्या है? राइबोसोम हमारी वो साइट्स होती है जहाँ पे प्रोटीन की फॉर्मेशन होती है, मतलब जो प्रोटीन को बनाते हैं वो क्या कौन है? राइबोसोम्स। ये जो हमारा एसईआर है वो स्मूथ अपीयर होता है, एकदम स्मूथ, रफ 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 सा नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर फैसिलिटेट्स लिपिड एंजाइम एंड हार्मोन प्रोडक्शन। देखो आरईआर के अगर काम के बारे में बात करें तो आरईआर क्या बनाएगा? क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट है तो वो प्रोटीन की फॉर्मेशन करेगा, सिंपल। एसईआर का काम क्या होता है? वो प्रोटीन को नहीं बनाता, किसको बनाता है? सिर्फ लिपिड की प्रोडक्शन में हेल्प करता है, या फिर एंजाइम की फॉर्मेशन कर लेगा, या हॉर्मोन्स की फॉर्मेशन कर लेगा। तो ये इन दोनों के फंक्शन के ऊपर है कि क्या कौन
चीज क्या बना रही है, जैसे RER प्रोटीन बना रहा है, इसका रीजन क्या है, क्योंकि उसके सरफेस पे सिर्फ राइबोसोम प्रेजेंट है और राइबोसोम का एक अकेला काम है क्या बनाना, प्रोटीन बनाना। लेकिन SER की सरफेस पे किसी भी तरीके का कोई भी राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होता, इस वजह से वो लिपिड की फॉर्मेशन करता है, एंजाइम की फॉर्मेशन करता है और हार्मोन को बनाता है। ठीक है। RER नॉट इन्वॉल्व इन लिपिड प्रोडक्शन, क्योंकि लिपिड बनाने का काम किसका है, SER का, इस वजह से SER क्या बनाएगा, लिपिड को बनाएगा। RER में किसी भी तरीके का कोई एंजाइम और हार्मोन नहीं बनेगा, क्योंकि ये सारा काम किसका है, SER का, यानी SER के अंदर एंजाइम और हार्मोन की प्रोडक्शन होगी। ठीक है। अब जो RER है, नो डिटॉक्सिफिकेशन कैपेबिलिटी, डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है, डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब होता है जो भी टॉक्सिक चीजें हैं उसे अपने अंदर से रिमूव करना। जैसे कोई भी जगह पे अगर मान लो कहीं पे कोई एक कारखाना है या फिर कोई एक फैक्ट्री है जहाँ पे काम हो रहा है, अगर वहां पे किसी भी चीज का वर्क हो रहा है तो उसके बाद कुछ ना कुछ वेस्ट मटेरियल निकलेगा, उस वेस्ट मटेरियल को उस फैक्ट्री से निकालना ही क्या कहलाएगा, डिटॉक्सिफिकेशन कहलाएगा। लेकिन RER में डिटॉक्सिफिकेशन की कैपेबिलिटी नहीं होती। ठीक है। और वहीं अगर हम SER की बात करें तो SER में ये डिटॉक्सिफिकेशन कर पाते हैं, स्पेशली इन लीवर सेल्स। लीवर सेल्स यानी जो हमारे लीवर की सेल्स होंगी उसके बारे में बोल रखा है। लीवर की जो सेल्स होती है वो डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करती है। यही हमारी बॉडी के अंदर, वैसे तो ये 10th क्लास का पॉइंट है, ये हमारी बॉडी के अंदर बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन का फॉर्मेशन करती है, बाइल जूस वगैरह सिक्रेट करती है, जिसकी मदद से हमारे फैट के ग्लोब्यूल्स भी टूटते हैं। मतलब लीवर सेल का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है लीवर का डिटॉक्सिफिकेशन करने का, बॉडी से वेस्टेज को रिमूव करने में हेल्प किसका होता है, लीवर का। लीवर ही फंक्शन परफॉर्म करता है, बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है और उसके बाद ही वो डिटॉक्सिफाई सब्सटेंस, मतलब जो टॉक्सिक सब्सटेंस है वो बॉडी से बाहर की तरफ रिमूव आउट होता है। तो ये था हमारा RER और SER के बीच में डिफरेंस। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेली है, ये हमारी दूसरी सेल ऑर्गेनेली है। ठीक है, जिसका नाम क्या है, गोल्जी एपरेटस। अब गोल्जी एपरेटिस की डिस्कवरी किसने करी थी, ये हमारे से पेपर में पूछा जाता है। तो गोल्जी एपरेटिस की डिस्कवरी की थी किसने, कैमिलो गोल्गी ने। ठीक है, उन्होंने अपने नाम के अकॉर्डिंग ही सेल ऑर्गेनेली का नाम रख दिया। कैमिलो गोल्गी एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने गोल्गी एपरेटिस की डिस्कवरी करी। अब उन्होंने गोल्गी एपरेटिस का नाम अपने नाम के बेसिस पर ही रखा, क्योंकि उनके लास्ट में क्या है, गोल्जी प्रेजेंट है, तो उन्होंने उस सेल ऑर्गेनेली का नाम क्या रख दिया, गोल्जी एपरेटस। Consist a system of membrane bound fluid filled vesicles arranged parallel to each other in stalks called cistern। देखो यहाँ पे क्या दे रखा है इस डायग्राम में, अगर हम ध्यान से देखें, ये मेम्ब्रेन है, इसमें ये जो पतली सी दिख रही है ये, इसको हम क्या नाम देंगे, ये मेम्ब्रेन है। अब इसमें बोला क्या गया है, गोल्जी एपरेटस देखने में कैसे लगता है, तो ये बोला गया है कि जो हमारा गोल्जी एपरेटस है, ठीक है, ये मेम्ब्रेन बाउंड फ्लूइड फिल्ड वेसिकल होता है जो इसके अंदर है। इसके अंदर हम ध्यान से अगर देखें तो फ्लूइड प्रेजेंट है। इस फ्लूइड फिल्ड वेसिकल्स में अरेंज पैरेलल टू ईच अदर। देखो अगर यहाँ से एक वेसिकल हमारा जा रहा है तो दूसरा वेसिकल इसके क्या है, पैरेलल ही जस्ट प्रेजेंट है। ध्यान से देखना, जैसे हमारे पास ये गिवन है, एक अगर हम यहाँ से देखें तो एक वेसिकल हमारा कुछ इस तरीके से जा रहा है, देन दूसरा जो वेसिकल है वो हमारा कुछ इस तरीके से जा रहा है, थर्ड वेसिकल हमारा कुछ इस तरीके से जा रहा है, देन फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवेंथ। ठीक है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो ये वेसिकल्स है, एक वेसिकल सबसे स्टार्टिंग में हमारा ये रहा, ये वेसिकल्स एक दूसरे के कैसे अरेंज है, पैरेलल अरेंज है। ठीक है, तो वही बोला गया है कि जो हमारे गोल्जी एपरेटस है, मेम्ब्रेन बाउंड फिल्ड वेसिकल है, मतलब मेम्ब्रेन बाउंडेड है, उसमें फ्लूइड प्रेजेंट है जो एक दूसरे के कैसे अरेंज है, पैरेलल अरेंज है। इसी अरेंजमेंट को, इन्हीं सारे स्टॉक्स को मिलके हम क्या बोलते हैं, इन्हीं स्टॉक्स को मिलके हम एक नाम देते हैं जिसका नाम क्या है, क्रिस्टे। ठीक है, ये जो हमारे यहाँ पे ये पैरेलल से शो हो रहे हैं, इन्हीं का नाम हमने क्या रख दिया है, सिस्टर ने, CISTER।
CISTERNAE। तो सिस्टर ने क्या है ये याद रहेगा, क्योंकि ये भी एमसीक्यू का इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक, तो सिस्टर ने अगर आता है तो हमें वहां पे क्या लिखना है? सिस्टर ने हमारा गोल्गी एपरेटस की जब मेम्ब्रेन बाउंड फ्लूइड वेसिकल्स अगर पैरेलल अरेंज होंगे तो उसकी मदद से जो भी हमारी फॉर्मेशन होगी एक स्टॉक की, उसी को हम क्या नाम देंगे? सिस्टर्नी। अब अगर हम इसके फंक्शन के बारे में बात करें तो इसके फंक्शन में क्या इंक्लूड है? इट्स फंक्शंस इंक्लूड द स्टोरेज, इट्स फंक्शन इंक्लूड द स्टोरेज, ये स्टोरेज का काम करता है, मॉडिफिकेशन का काम करता है, पैकेजिंग एंड सिक्रीशन ऑफ प्रोडक्ट्स इन वेसिकल्स। और जो भी हमारे प्रोडक्ट्स होंगे उनको पैकेज करेगा, उसको पैकेजिंग यानी उसको पैक करने का काम है, उसको सिक्रीट करने का काम है। किस फॉर्म में? वेसिकल्स, वेसिकल्स यानी छोटे छोटे तुम्हारे ग्राउंड शेप के फॉर्म में बॉडी सेल के अंदर सिक्रीट करने का काम है। दूसरा, फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम, यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन होती है? लाइसोसोम की फॉर्मेशन होती है। इसका काम सेक्रेटरी का हैगा, ठीक है, जो मेलेनिन के सिंथेसिस में हेल्प करता है। मेलेनिन का काम क्या होता है? मेलेनिन हमारे बॉडी के अंदर पिगमेंटेशन के लिए हेल्प करता है। जिसका जितना ज्यादा मेलेनिन प्रेजेंट होता है तो उसकी स्किन उतनी ज्यादा डार्क होती है। अगर किसी में मेलेनिन का अमाउंट कम होता है तो उसकी स्किन कैसे होती है? कम डार्क होती है। इट इन्वॉल्व्स इन सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये सेल वॉल के सिंथेसिस में और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सिंथेसिस में भी क्या करता है? हेल्प करता है। यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल को बनाने का भी काम किसका है? लाइसोसोम का। अब यहाँ पे अगर हम एक चीज देखें तो हम देख सकते हैं, पार्ट 3 जब हमने करा थे, यानी लेक्चर नंबर 3, इसमें हमने देखा था न्यूक्लियस किसको बना रहा था? राइबोसोम को। और राइबोसोम किसको बनाते हैं? प्रोटीन को। ठीक है। सेम ऐसे ही यहाँ पे हमें एक पॉइंट और देखने को मिला कि जो गोल्जी एपरेटस है वो किसको फॉर्मेशन कर रहा है? उस वो किसकी फॉर्मेशन के लिए हेल्पफुल है? लाइसोसोम्स की। तो ये हमारे हो गए की पॉइंट्स सेल ऑर्गेनेलिस से रिलेटेड, कि न्यूक्लियस राइबोसोम को बनाता है और वही राइबोसोम किसकी सिंथेसिस करते हैं? प्रोटीन की। सेम गोल्जी एपरेटस किसके सिंथेसिस करता है? लाइसोसोम्स के। मतलब गोल्जी एपरेटस का काम क्या है? लाइसोसोम्स को बनाना। थर्ड सेल ऑर्गेनेली है हमारी माइटोकॉन्ड्रिया, ये हमारी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेली है। क्यों है? इसका रीजन भी हम पढ़ेंगे। ये रॉड शेप्ड का स्ट्रक्चर होता है जो किसके अंदर पाया जाता है? साइटोप्लाज्म के अंदर। सारे यूकैरियोटिक सेल्स में, यानी प्लांट सेल्स में भी और एनिमल सेल्स में भी, लेकिन मैमेलियन आरबीसीज में नहीं। आरबीसीज क्या? हमारी रेड ब्लड सेल्स हैं, उसके अंदर हमें ये माइटोकॉन्ड्रिया देखने को नहीं मिलेगा। तो ये भी हमारा एक कौन सा पॉइंट हो गया? इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है। दे आर ऑल्सो एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स, ये प्रोकैरियोट्स में भी नहीं पाए जाएंगे। इसका दूसरा नाम क्या हो गया? पावर हाउस ऑफ द सेल या फिर स्टोरेज बैटरी। ठीक है। जैसे न्यूक्लियस का नाम क्या था? हेडक्वार्टर या फिर कंट्रोलर ऑफ द सेल, ऐसे माइटोकॉन्ड्रिया का नाम क्या है? पावर हाउस ऑफ द सेल या फिर स्टोरेज बैटरी। ये हमारे कैसा स्ट्रक्चर होता है? डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, जिसमें जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो प्रोटीन में हेल्प करती है, स्पेसिफिक प्रोटीन, एंड इनर मेम्ब्रेन इज फोल्डेड इन साउंड टू फॉर्म चैम्बर्स कॉल्ड क्रिस्टे। देखो यहाँ पे भी जैसे गोल्जी एपरेटिस में हो रहा था, ये जो हमारी आउटर मेम्ब्रेन दे रखी है ना, ये बाहर वाली, इस बाहर वाली मेम्ब्रेन में हमारे क्या प्रेजेंट होते हैं? प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। और ये जो बाहर वाली मेम्ब्रेन है, इसमें हमारे क्या प्रेजेंट होते हैं? प्रोटीन्स। और जो हमारे ये अंदर की तरफ ग्रूव्स दे रखे हैं, ठीक है, इस तरीके से, ये ग्रूव्स क्या हैं? ये ग्रूव्स हैं हमारी मेम्ब्रेन जो अंदर की तरफ फोल्ड है। और इसी फोल्ड को हम क्या नाम दे रहे थे वहां पे? क्रिस्टे। ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या होता है मैम, जो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी हमें क्रिस्टे देखने को मिलेगा। ये क्या होता है? ये हमारी जो मेम्ब्रेन है वो अंदर की तरफ फोल्ड हो जाती है। क्या किया गया है? देखो सिंपल सी चीज हुई है यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर में।
आउटर मेम्ब्रेन हमारी ये हो गई, इनर मेम्ब्रेन हमारी गोल होनी चाहिए थी, लेकिन वही इनर मेम्ब्रेन क्या हो गई, अंदर की तरफ इस फॉर्म में फोल्ड हो गई है और किसकी फॉर्मेशन कर दिया है यहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया की फॉर्मेशन हो गई है। ठीक है, ये हमारा डबल मेम्ब्रेनस हो गया। माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा सेल ऑर्गेनेली है जिसके पास खुद का डीएनए और राइबोसोम पाया जाता है। ये हमने सबसे पहले ही इस लेक्चर के स्टार्टिंग में टेबल के अंदर डिस्कस कर लिया था। माइटोकॉन्ड्रिया का मेन फंक्शन क्या होता है, इट टू प्रोड्यूस, स्टोर एंड रिलीज द एनर्जी। देखो, एनर्जी को प्रोड्यूस भी करेगा, बनाएगा भी बॉडी के अंदर, स्टोर भी करेगा, साथ ही साथ जब हमें नीड होगी उस एनर्जी को बॉडी के अंदर रिलीज भी करेगा। अब वो एनर्जी किस फॉर्म में होती है, वो होती है हमारी एटीपी यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अभी तक हमने यहाँ पे सेल वाले चैप्टर में दो फुल फॉर्म्स के बारे में डिस्कस करा है, एक है हमारा डीएनए और एक है हमारा एटीपी, और सबसे स्टार्टिंग में हमने करा था किसके बारे में, पीपीएलओ के बारे में, जिसको हम बोल रहे थे प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, जो हमारा माइकोप्लाज्मा था। ठीक है, तो जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है, सेल के लिए एनर्जी को बनाना, उसको स्टोर करके रखना, साथ ही साथ जब हमें उसकी नीड होगी उसको बॉडी से रिलीज करने का काम भी किसका है, माइटोकॉन्ड्रिया का। ठीक है, ये क्या होता है, एटीपी का दूसरा नाम होता है एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। तो ये हमारा कैसा पॉइंट हो गया, इम्पोर्टेंट। तो जो आज का लेक्चर है उसमें सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जब हम इसको क्यू एन ए करेंगे, क्वेश्चन एंड आंसर्स, ये सारे टॉपिक्स जो है हमें क्वेश्चन आंसर्स की फॉर्म में देखने को मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो जो देखो यहाँ पे हमारा पिंक वाला स्ट्रक्चर है वो आउटर मेम्ब्रेन है, और ये जो हमारे ग्रूव्स दे रखे हैं वो क्या है, इनर मेम्ब्रेन। तो बस वही आउटर मेम्ब्रेन में प्रोटीन प्रेजेंट है, और जो अंदर वाली मेम्ब्रेन है उसने अपने अंदर की तरफ फोल्ड्स बना के किसकी फॉर्मेशन करी है, क्रिस्टे की। दूसरी चीज, माइटोकॉन्ड्रिया किस साइट, ये एक सेलुलर रेस्पिरेशन का साइट है, यानी यहाँ पे सेल्स की जो रेस्पिरेशन है वो अकर होती है। जैसे हमारी क्रैप साइकिल हो गई, ये जो क्रैप साइकिल है ये हम आगे हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, बस अभी में याद होना चाहिए कि माइटोकॉन्ड्रिया वो साइट है जहाँ पे सेल्स रेस्पिरेशन का प्रोसेस करते हैं, विच एटीपी आर प्रोड्यूस, जिसकी वजह से हमारी एटीपी का प्रोडक्शन होता है। यानी क्रैप साइकिल वो साइकिल है जो हमारी माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, और जिसकी मदद से किसकी फॉर्मेशन होगी, एटीपी की फॉर्मेशन होगी। बारी आती है फोर्थ सेल ऑर्गेनेली की, वो क्या है, राइबोसोम। ठीक है, राइबोसोम क्या है, राइबोसोम हमारा मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेली है, मतलब इसके पास मेम्ब्रेन नहीं पाई जाएगी। इन्वॉल्व इन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, ये किसमें हेल्प करेगा, प्रोटीन को बनाने में। ये हमारे प्रोकैरियोटिक सेल साथ ही साथ यूकैरियोटिक सेल दोनों में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सिंथेसिस प्रोटीन इज ट्रांसपोर्टेड बाय ईआर, जो भी हमारा प्रोटीन बनेगा वो किससे ट्रांसपोर्ट होगा, ईआर के द्वारा ट्रांसपोर्ट होगा। अब यहाँ पे वो कौन से ईआर के बारे में बात हो रहा है, वो हो रहा है यहाँ पे हमारे आर ई आर के बारे में। क्यों, क्योंकि आर ई आर का नाम क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ठीक है, आर ई आर होता है जहाँ पे हमारा प्लास्टिड का ट्रांसपो प्लास्टिड नहीं सॉरी राइबोसोम्स क्या करते हैं, प्रोटीन्स को बनाते हैं, और वही आर ई आर के थ्रू हमारे सेल्स के अंदर ट्रांसपोर्ट होता है। अब यहाँ पे अगर हम स्ट्रक्चर के बारे में देखें, तो ये देखो ये हमारा न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अराउंड में जो ये हमारा प्रेजेंट है वही क्या है, हमारा आर ई आर। ठीक है, ये जो यहाँ पे हमारे स्ट्रक्चर दे रखा है उसी को हमने जूम आउट करके यहाँ पे दिखाया है। तो ये किसका स्ट्रक्चर है, आर ई आर का, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, जिसमें हम देख सकते हैं ये छोटे छोटे से जो येलो कलर के हैंगे वो क्या है, हमारे राइबोसोम्स। तो राइबोसोम्स का काम क्या है, राइबोसोम्स हमारे प्रोटीन बनाने में हेल्प करते हैं, जो ई आर के द्वारा ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। अब वहां पे वो कौन से ई आर के बारे में बात हो रही है, आर ई आर, जिसका नाम क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम।
फिफ्थ सेल ऑर्गेनेली है हमारी क्या, प्लास्टिड्स। तो अब हम प्लास्टिड्स के बारे में पढ़ेंगे। प्लास्टिड कैसा होता है, डबल मेम्ब्रेनस, मतलब उनके पास कितनी मेम्ब्रेन पाई जाती है, डबल मेम्ब्रेन पाई जाती है। डिस्कॉइडल स्ट्रक्चर, डिस्कॉइडल का मतलब क्या होता है, डिस्क की लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। अगर जैसे ये हमारे पास दे रखा है जो ग्रीन कलर का, ये हमारा प्लास्टिड है। इस प्लास्टिड में देखो, अगर ये हम ग्रीन कलर के पॉइंट को कवर अप कर देंगे तो ये कैसा हो जाएगा, एक डिस्क शेप का हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, डिस्कॉइडल स्ट्रक्चर होता है। मेनली किसमें पाया जाता है, प्लांट सेल्स के अंदर तो प्लास्टिड पाए ही जाएंगे, साथ ही साथ एल्गी जो हमारा एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर भी प्लांट से वो प्लास्टिड पाए जाएंगे। ऐसे ही हम जब सेल वॉल पढ़ रहे थे तो सेल वॉल में भी हमने देखा था कि जो प्लांट्स की सेल वॉल है वो सेल्यूलोज से बनी है, और वही फंगी की सेल वॉल किससे बनी है, काइटिन से। तो यहाँ पे भी हमारे पास एक और माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम आया, वो क्या है, एल्गी, जिसमें क्या पाए जाते हैं, प्लास्टिड्स पाए जाते हैं। ठीक है, besides being discoidal or rhombic in plant, they occur in variable shapes like in they can be U shaped। देखो, डिस्कॉइडल शेप या फिर रोम्बिक शेप के साथ साथ ये प्लांट सेल्स के अंदर और अलग अलग शेप्स में भी पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे ये यू शेप्ड के भी हो सकते हैं, स्पाइरल शेप भी हो सकते हैं, कॉइल शेप भी हो सकते हैं, और रिबन शेप्ड भी हो सकते हैं। ठीक है, अब ये शेप है कौन कौन सी, अगर हम यू शेप्ड के बारे में बात करें, यू शेप्ड हमारी नॉर्मल यू की फॉर्म में होगी। स्पाइरल कैसी होगी, स्पाइरल होगी हमारी कुछ इस तरीके से। और अगर वहीं हम कॉइल्ड के बारे में बात करें तो कॉइल्ड में इसकी कॉइलिंग ज्यादा पाई जाएगी। ठीक है, और रिबन शेप्ड में क्या होगा, ये हमारी रिबन्स के फॉर्म में होगी, मतलब एक नॉर्मल इस पॉइंट्स में इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दे रखे हैं, यहाँ पे हमें प्लास्टिड्स के स्ट्रक्चर्स के बारे में दे रखा है कि डिस्कॉइडल के साथ साथ जो हमारे प्लास्टिड हैं वो यू शेप्ड में भी पाए जाते हैं, स्पाइरल शेप्ड में भी पाए जाते हैं, कॉइल शेप में भी पाए जाते हैं, और रिबन शेप्ड में भी पाए जाते हैं। ठीक है, दे ऑल्सो हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए और राइबोसोम प्रेजेंट है, वैसे ही हमारा प्लास्टिड के साथ भी खुद का डीएनए और राइबोसोम प्रेजेंट है। ठीक है, तो दो ऑर्गेनेल्स कौन कौन से हैं, एक है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया और एक है हमारा प्लास्टिड, जो डबल मेम्ब्रेनस है, मतलब जिनके पास दो मेम्ब्रेन पाई जाती है, साथ ही साथ इनके पास खुद का डीएनए और राइबोसोम्स भी पाए जाते हैं। अब हमने क्या कर रखा है, प्लास्टिड को डिवाइड कर रखा है किसके बेसिस पे, जो भी उसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, पिगमेंट। पिगमेंट यानी कलर्स के बेसिस पे, जो भी उसके अंदर पिगमेंट प्रेजेंट होगा उसके बेसिस पे हमने प्लास्टिड को तीन पार्ट में डिवाइड कर रखा है। वो कौन कौन से हैं, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट, ये तीन हमारे प्लास्टिड्स हैं जिनको हमने पिगमेंट के बेसिस पे बांटा है। ल्यूकोप्लास्ट कैसे होते हैं, व्हाइट कलर के भी हो सकते हैं, कलरलेस भी हो सकते हैं, मतलब सफेद भी हो सकते हैं, कलरलेस होंगे। और इनका काम क्या होता है, ये स्टोरेज करते हैं किसकी, स्टार्च की, ऑयल की और प्रोटीन की। ठीक है, तो ल्यूकोप्लास्ट कैसे होंगे, व्हाइट होंगे या कलरलेस होंगे। इनका मेनली काम क्या होता है, ये स्टोरेज में हेल्प करते हैं किसकी, स्टार्च की, ऑयल की और प्रोटीन्स की। दूसरा दे रखा है हमें क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट कैसे होते हैं, कलर्ड प्लास्टिड होते हैं। ठीक है, ग्रीन के सिवा, मतलब इसमें ग्रीन कलर नहीं प्रेजेंट होगा, बाकी सारे कलर्स होंगे जैसे रेड, येलो, पिंक। तो इसकी वजह से क्या होगा, ये हमारे हेल्प करेंगे कलर ऑफ फ्रूट्स, जो हमारे फ्रूट्स डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के होते हैं, वेजिटेबल्स डिफरेंट कलर के होते हैं, जैसे एप्पल रेड हो गया, बनाना येलो हो गया, ऑरेंज ऑरेंज कलर का हो गया, और लीची पिंक कलर की हो गई, डार्क रेड, लाइक
अलग-अलग जो हमारे पास कलर्स होते हैं फ्रूट्स के, वो किसकी वजह से होते हैं? क्रोमोप्लास्ट की वजह से होते हैं। सेम यही वाली चीज़ जो होती है, वो हमारी किस में पाई जाती है? फ्लावर्स के अंदर। जो हमारे फ्लावर्स डिफरेंट कलर्स के दिखते हैं, वो किसकी वजह से दिखते हैं? सिर्फ़ और सिर्फ़ क्रोमोप्लास्ट की वजह से। थर्ड दे रखा है हमें क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का काम क्या है? क्लोरोप्लास्ट में हमारा क्लोरोफिल पाया जाता है, जो किस कलर का सब्सटेंस होगा? ग्रीन कलर का सब्सटेंस होगा, किसके अंदर पाया जाएगा? लीव्स में पाया जाएगा, ठीक है? और इसका काम क्या होगा? अगर क्लोरोफिल है तो सीधी सी बात है, जहां जहां क्लोरोफिल वहां वहां किसका प्रोसेस करवा देना है? फोटोसिंथेसिस का। मतलब क्लोरोप्लास्ट का काम क्या होता है? इसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होने की वजह से ये हमें फोटोसिंथेसिस करने में हेल्प करता है। दूसरी चीज, जो क्लोरोप्लास्ट है वहां पे फोटोसिंथेसिस हो रही है, मतलब किसका फॉर्मेशन हो रहा है? फूड का। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? जब प्लांट सनलाइट की प्रेजेंस में अपना खाना बनाते हैं, ठीक है? अब वहां पे खाना बन रहा है, तो खाना कहाँ बनता है? किचन में। तो वही चीज बोल रखी है कि क्लोरोप्लास्ट को हम क्या बोलते हैं? किचन ऑफ सेल इन प्लांट। यानी प्लांट का किचन कौन है? प्लांट का किचन है क्लोरोप्लास्ट। क्यों? क्योंकि वहां पे किसका प्रोसेस हो रहा है? फोटोसिंथेसिस का। तो ये हो गया हमारे 3 मार्क्स के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हमने यहाँ पे अभी पढ़ा है, जिसमें हमने प्लास्टिड को उनके पिगमेंट के बेसिस पे डिवाइड किया है। जो कौन-कौन से हैं? ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। नीचे देखिए अगर हम डायग्राम में, तो हमें एक पिक्चर दे रखी है, उस पिक्चर में भी ध्यान से देखेंगे। जो हमारा क्लोरोप्लास्ट गिवन है, इस क्लोरोप्लास्ट में जो चीजें हैं, या फिर ये बोले जो क्लोरोप्लास्ट है, वो हमें किस कलर का देखने को मिल रहा है? ग्रीन कलर का। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कौन सा प्रोसेस हो रहा है? फोटोसिंथेसिस। क्रोमोप्लास्ट में अगर हम देखें, यहाँ पे हमें रेड भी देखने को मिल रहा है, ब्लू भी देखने को मिल रहा है, पीच कलर के पिगमेंट्स भी देखने को मिल रहे हैं। ये कलरफुल है। कलरफुल सिर्फ कौन सा कलर छोड़ के? ग्रीन कलर नहीं होगा, बाकी सारे कलर होंगे, जिसकी वजह से हमारे फ्रूट्स और फ्लावर्स में कलर आएगा। ल्यूकोप्लास्ट हमारा कलरलेस होता है या फिर व्हाइट होता है, जो हमारा स्टोरेज का काम करता है, किसका? स्टार्च, ऑयल और प्रोटीन की। सिक्स्थ सेल ऑर्गेनेली हमारे पास कौन सी है? वैक्यूल्स, ठीक है? वैक्यूल्स कैसा होता है? मेम्ब्रेन बाउंडेड रीजन्स इन द साइटोप्लाज्म कंटेनिंग वाटर एंड अदर सब्सटेंसेस, ठीक है? साइटोप्लाज्म के अंदर हमारा एक मेम्ब्रेन बाउंडेड रीजन होता है, जिसके अंदर वाटर पाया जाता है और बहुत सारे सब्सटेंसेस पाए जाते हैं, ठीक है? ये कितने बाउंडेड होता है? कितनी मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है? सिंगल मेम्ब्रेन होती है, जिसका यहाँ पे क्या नाम दे रखा है? टोनोप्लास्ट। तो ये भी एक हमारा कैसा पॉइंट हो गया? इम्पोर्टेंट पॉइंट। किसके बेसिस पे? एमसीक्यू के बेसिस पे, ठीक है? तो वैक्यूल्स में जो सिंगल मेम्ब्रेन पाई जाती है, सिंगल मेम्ब्रेन का नाम क्या है? टोनोप्लास्ट। अगर हम यहाँ पे लेबलिंग करें किसकी? टोनोप्लास्ट की, तो ये जो हमारा दे रखा है, देखो ये हमारे पास प्लांट सेल दे रखा है। प्लांट सेल में हमें ये जो बड़ा सा स्ट्रक्चर दे रखा है, एकदम ट्रांसपेरेंट सा, वही क्या है? हमारा वैक्यूल्स। उसी वैक्यूल्स को जब हम बाहर की तरफ एकदम एक्सटेंड करके दिखाते हैं, तो जो इसमें ये जो बाहर डार्क कलर की हमें लेयर देखने को मिल रही है, यानी जो बाहर पतली सी मेम्ब्रेन देखने को मिल रही है, इसी मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं हम? टोनोप्लास्ट। नेक्स्ट दे रखा है इन प्लांट सेल्स अ सिंगल लार्ज वैक्यूल इज फाउंड विच ऑक्यूपाइज 90% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सेल। ये भी हमारा इसमें का कैसा पॉइंट है? इंपॉर्टेंट। देखो, जो प्लांट सेल का वैक्यूल्स पाया जाता है, वो बहुत बड़ा होता है, कि वो पूरे प्लांट सेल का 90% तो वो खुद ही जगह घेर लेता है। बाकी बचे हुए 10% में बाकी की सेल ऑर्गेनेलिस आके अरेंज होती है। तो यहाँ पे अगर हम देख भी सकते हैं, प्लांट सेल में इतनी सारी सेल ऑर्गेनेलिस गिवन है। ये हमारा न्यूक्लियस है, ये ई आर हो गया हमारा, आर हो गया, ये हमारा गोल्जी एपरेटस प्रेजेंट है, ये माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है। लेकिन इन सबके कंपैरिजन में जो हमारा वैक्यूल है, ये वाला पोर्शन, ये सबसे ज्यादा कैसा है?
बड़ा एरिया है, सिंगल है लेकिन बहुत बड़ा एरिया है। कितना परसेंट वॉल्यूम कंटेन करता है किसी भी प्लांट सेल का? 90% वॉल्यूम तो सिर्फ हमारा ये वैक्यूल ही अकेले ले लेता है, ठीक है। ये क्या काम करता है? मेंटेनिंग ऑस्मोटिक प्रेशर इन अ सेल। सेल के अंदर जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा उसको मेंटेन करेगा। स्टोर करेगा टॉक्सिक मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स, जैसे जो भी हमारे वेस्ट प्रोडक्ट बनेंगे सेलुलर एक्टिविटीज के बाद, उनको स्टोर करेगा। वाटर हो गया, शुगर हो गया, प्रोटीन, इसके स्टोरेज में भी कौन हेल्प करेगा? हमारा वैक्यूल से करेगा। तो वैक्यूल में हमें एक अलग सा नाम सुनने को मिला, वो क्या है? टोनोप्लास्ट, जो वैक्यूल्स के सबसे बाहर की मेम्ब्रेन का नाम है। यानी वैक्यूल जो है हमारा सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है, जिसमें उसके मेम्ब्रेन का नाम क्या है? टोनोप्लास्ट। नेक्स्ट दे रखा है सेवेंथ सेल ऑर्गेनेली, वो है हमारा लाइसोसोम्स, जिसका दूसरा नाम क्या है? सुसाइडल बैग, ठीक है। लाइसोसोम का दूसरा नाम क्या हो गया? सुसाइडल बैग। ये क्या होता है? दे आर टिनी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली। ये टिनी छोटे सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली होते हैं, जिनके पास क्या पाए जाते हैं? पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम, ठीक है, फॉर इंट्रासेल्युलर डाइजेशन। इंट्रासेल्युलर मतलब जो सेल के अंदर डाइजेशन होगा, उसको करने के लिए जितने भी पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम है वो किसके अंदर पाए जाएंगे? लाइसोसोम्स के अंदर पाए जाएंगे, ठीक है। दे डाइजेस्ट फॉरेन मटेरियल एंड वॉर्न आउट ऑर्गेनेलीज टू मेंटेन सेल क्लीन लाइनेस। देखो, जो भी बाहर से फॉरेन का मटेरियल आएगा उसको खराब करने का या उसको खत्म करने का काम किसका है? लाइसोसोम का। जितने भी आलतू फालतू के ऑर्गेनेलीज हैं, खराब हुई ऑर्गेनेलीज है, उसको भी खत्म करने का काम किसका है? लाइसोसोम का। मतलब ये क्या करता है? ये सेल के अंदर जितनी भी साफ सफाई का काम है वो किसका है? सिर्फ लाइसोसोम का। नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है टर्म सुसाइड बैग्स। इसको हम दूसरा नाम क्या देते हैं? सुसाइड बैग्स, एज दे में बर्स्ट ड्यूरिंग सेलुलर डिस्टर्बेंस लीडिंग टू सेल्फ डाइजेशन। देखो, इसमें काम क्या दे रखा है? लाइसोसोम का काम क्या होता है? जो बाहर से एक्स्ट्रा फॉरेन मटेरियल आएगा जो हमारे सेल के लिए अच्छा नहीं है, जिससे सेल को कोई भी प्रॉब्लम होगी, ये उसको डाइजेस्ट कर जाएगा, उसको खत्म कर देगा। साथ ही साथ जो हमारी सेल के अंदर की ऑर्गेनेलीज खराब हो रही है, ये इसको भी डाइजेस्ट करके वहां के अंदर सेल के अंदर मतलब साफ सफाई करता है, ठीक है। अब इसका दूसरा नाम सुसाइड बैग भी रखा गया है, क्यों? क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, ये दे में बर्स्ट ड्यूरिंग सेलुलर डिस्टर्बेंस, जब सेल्स के अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है, या फिर ये बोले जब सेल्स के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं, तो वो डाइजेस्ट करते करते कभी कभी खुद को ही खा जाता है, सेल्फ डाइजेशन कर लेता है। इसकी वजह से उसे हम क्या बोलते हैं? सुसाइड बैग्स, ठीक है। लाइसोसोम्स का काम क्या है? लाइसोसोम ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस इनटू सिंपलर वंस यूजिंग पावरफुल एंजाइम। लाइसोसोम के पास जो ये डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, उसकी मदद से वो बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को छोटे छोटे सिंपल में चेंज कर देता है। दूसरा, ये ब्रेकिंग ब्रेकिंग डाउन में हेल्प करता है सारे ऑर्गेनिक मटेरियल को, जैसे बैक्टीरिया हो गए या ओल्ड ऑर्गेनेलीज हो गए। मतलब बाहर से जो बैक्टीरिया आ रहे हैं उनको तोड़ने फोड़ने का काम किसका है? लाइसोसोम्स का। जो भी हमारी ऑर्गेनेलीज बुड्ढी हो गई है उसको खत्म करने का किसका काम है? लाइसोसोम्स का। मतलब साफ सफाई का सारा काम सेल का किसको दे दिया गया है? लाइसोसोम्स को। अगर हम यहाँ पे डायग्राम देखें तो एनिमल सेल की छोटी सी पिक्चर को, एनिमल सेल्स की छोटी सी पिक्चर को यहाँ पे हम देख सकते हैं, उसमें लाइसोसोम प्रेजेंट है। उसके बाद हमने उसी लाइसोसोम्स को मैग्नीफाई करा है, और यहाँ पे हम देख रहे हैं, देखो, इस लाइसोसोम के बाहर हमारे पास एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। उसके बाद इसके अंदर क्या है? छोटे छोटे ये येलो कलर के बॉल्स दिख रहे हैं, जिसको क्या नाम दे रखा है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। यही हाइड्रोलाइटिक एंजाइम क्या है? हमारे वो पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम है, जो बड़े बड़े पार्टिकल्स यानी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को किसमें चेंज कर रहे हैं? सिंपल वन में चेंज कर रहे हैं।
अब पेपर में इसमें क्वेश्चन आता है, ये हमारा पेपर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये पेपर का हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 या 3 मार्क्स में पूछा जाता है कि व्हाई लाइसोसोम्स आर कॉल्ड सुसाइडल बैग्स, क्यों लाइसोसोम्स को सुसाइडल बैग्स कहा जाता है। देखो, ड्यूरिंग डिस्टरबेंस के दौरान जब सेल के अंदर मेटाबॉलिज्म यानी एक्टिविटीज हो रही होती है, रिएक्शंस हो रही होती हैं, ठीक है, केस ऑफ सेल डैमेज, जब सेल डैमेज होने की कंडीशन में होता है यानी सेल में किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम्स होनी स्टार्ट होती है, तो लाइसोसोम क्या करता है, तो लाइसोसोम क्या करता है, सेल जब हमारी डैमेज होने की कंडीशन में होती है, लाइसोसोम बर्स्ट हो जाता है यानी फूट जाता है, एंड देयर एंजाइम्स आर रिलीज्ड इनटू द साइटोप्लाज्म, उसके एंजाइम साइटोप्लाज्म में रिलीज हो जाते हैं, व्हिच डाइजेस्ट देयर ओन सेल, जिसकी वजह से जो हमारा खुद का सेल है वो डाइजेस्ट हो जाता है, इस वजह से इसका दूसरा नाम क्या रखा गया है, सुसाइडल बैग्स। मतलब किसी भी तरीके की सेलुलर मेटाबॉलिज्म के दौरान, मतलब सेल के अंदर कोई एक्टिविटी चल रही है, रिएक्शन चल रही है, कुछ भी जो भी उसके अंदर सेलुलर एक्टिविटीज के दौरान अगर लाइसोसोम्स हमारा बर्स्ट हो जाते हैं यानी फूट जाता है, तो जो उसके एंजाइम्स है वो साइटोप्लाज्म में चले जाते हैं, साइटोप्लाज्म में जाने की वजह से वो अपने ही सेल को खाना शुरू कर देते हैं, डाइजेस्ट करना शुरू कर देते हैं, इसी वजह से लाइसोसोम्स का दूसरा नाम क्या रखा गया है, सुसाइडल बैग्स। ठीक है, सीधी सी बात है, जैसे मान लो ये पूरा हमारे पास एक गोल सा स्ट्रक्चर है, उसके अंदर हमने क्या रखा है, एक बॉम्ब रखा है, अगर वो बटन हटते ही वो क्या होगा, वो बॉम्ब फूट जाएगा, तो सेम वही है, लाइसोसोम जब हमारा खराब हो जाता है, ये लाइसोसोम की बाहर की मेम्ब्रेन है, मान लो वो खराब हो गई, तो उसके बाद क्या होगा, जिसके अंदर एंजाइम प्रेजेंट है वो घूम के कहाँ आ जाएंगे, सारे साइटोप्लाज्म के अंदर, यानी वो जो साइटोप्लाज्म के अंदर एंजाइम घूम रहे हैं, अब उसका काम क्या होगा, वो सेल को डाइजेस्ट करना स्टार्ट करेंगे, जिसकी वजह से जो हमारी सेल है वो पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, बर्स्ट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, इसी वजह से लाइसोसोम का दूसरा नाम क्या रखा गया है, सुसाइडल बैग्स। तो ये क्वेश्चन हमें अच्छे से याद करना है क्योंकि ये पेपर में हमसे पूछा जाता है। अब बारी आती है यूकेरियोट्स की। देखो, यूकेरियोट्स क्या होते हैं, यूकेरियोट्स हमारे दो तरीके यूकेरियोट्स में हमारे क्या होते हैं, जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस होता है, मतलब जिनके पास हमें न्यूक्लियस का बाहर वाली मेम्ब्रेन देखने को मिलती है। अब ये जो यूकेरियोट्स हैं जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस देखने को मिल रहा है, ये हमारे 2 पार्ट्स की सेल्स में डिवाइड है, एक है हमारा एनिमल सेल है और एक है हमारा प्लांट सेल। अब हमें क्या करना है, इस एनिमल सेल को और इस प्लांट सेल को हमें डिफरेंशिएशन की फॉर्म में यानी डिफरेंस करते हुए एक दूसरे से समझना है कि एनिमल सेल और प्लांट सेल में ऐसी कौन-कौन सी चीजें हैं जो एक दूसरे से अलग है। प्लांट सेल नाम से पता चल रहा है प्लांट्स में पाई जाएंगी, एनिमल सेल नाम से पता चल रहा है एनिमल्स में पाई जाएंगी। तो अब हमें क्या करना है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस को पढ़ना है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में वॉर कराएंगे, मतलब उन दोनों के बीच में डिफरेंस देखेंगे कि किसमें कौन-कौन सी चीजें प्रेजेंट हैं। अगर हम डिफरेंस के बारे में बात करें किस-किस के बीच में, प्लांट सेल के बीच में और एनिमल सेल के बीच में, ठीक है? तो प्लांट सेल एनिमल सेल में क्या-क्या डिफरेंस है, देखो, जो प्लांट सेल होते हैं यूजुअली लार्जर देन एनिमल सेल्स, ठीक है? ये हमारे बड़े होते हैं एनिमल सेल के कंपैरिजन में। अगर हमारे प्लांट सेल बड़े हैं तो एनिमल सेल कैसे होंगे, छोटे होंगे, यानी जो हमारे एनिमल सेल्स हैं वो स्मॉलर देन किससे होते हैं, प्लांट सेल से। मतलब प्लांट सेल हमारे बड़े होते हैं, एनिमल सेल हमारे छोटे होते हैं। दूसरी चीज, प्लांट सेल में हमें क्या देखने को मिलते हैं, प्लास्टिड्स देखने को मिलते हैं। रीजन क्या है, प्लास्टिड में हमारे पास, याद करो, एक प्लास्टिड का नाम दे रखा था, वो कौन सा था, क्लोरोप्लास्ट, जिसका काम क्या था, फोटोसिंथेसिस को करना।
ठीक है? तो प्लास्टिड्स किसमें होंगे? प्लांट सेल में, क्योंकि प्लांट सेल में क्या होता है? फोटोसिंथेसिस, तो वही बोला गया है कि जो हमारे प्लास्टिड है वो सिर्फ़ किसमें पाया जाता है? प्लांट सेल में ही पाया जाता है। क्यों? क्योंकि प्लांट सेल के अंदर कौन-सा प्रोसेस होता है? फोटोसिंथेसिस होता है। एनिमल सेल्स के अंदर हमें प्लास्टिड्स देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि एनिमल सेल के अंदर फोटोसिंथेसिस जैसा कोई भी प्रोसेस देखने को नहीं मिलता। दूसरी चीज़, प्लांट्स की जो सेल वॉल होती है वो किससे मिलके बनी होती है? सेल्यूलोज से। और जो हमारा एनिमल सेल है उसके अंदर किसी भी तरीके की सेल वॉल पाई नहीं जाती है। एनिमल सेल्स के अंदर सेंट्रियोल्स देखने को नहीं मिलता, लेकिन वहीं अगर हम प्लांट सेल के बारे में बात करें तो प्लांट सेल में हमें सेंट्रियोल्स देखने को नहीं मिलता, लेकिन एनिमल सेल्स में हमें सेंट्रियोल्स पेयर्ड की फॉर्म में देखने को मिलता है। कहाँ? विद इन द सेंट्रोसोम, ठीक है। अब ये सेंट्रियोल्स होते क्या है? ये सेंट्रियोल्स हमारे कुछ इस तरीके से होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। अब जो प्लांट सेल है, अगर उसके अंदर फोटोसिंथेसिस होता है, तो फोटोसिंथेसिस की मदद से ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है। अब प्लांट क्या करते हैं? उस ग्लूकोज को स्टोर करते हैं, किस फॉर्म में? स्टार्च की फॉर्म में, ठीक है? जो भी वो खाना बनाएँगे, उसको अपनी बॉडी में स्टोर करेंगे, आने वाले टाइम में एनर्जी को यूज़ करने के लिए, तो वो कौन-सी फॉर्म होगी? स्टार्च की फॉर्म होगी। वहीं एनिमल सेल में वो किस फॉर्म में स्टोर होता है? ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है। प्लांट सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया बहुत कम अमाउंट में होते हैं, वहीं एनिमल सेल्स में बहुत ज्यादा अमाउंट में हमारे क्या देखने को मिलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिलते हैं। प्लांट सेल में लाइसोसोम एब्सेंट होता है, और एनिमल सेल्स में लाइसोसोम कैसे होते हैं? प्रेजेंट होते हैं, यानी ये चीज हमारी एनिमल सेल में पाई जाएगी। वहीं प्लांट सेल्स में टोनोप्लास्ट प्रेजेंट अराउंड वैक्यूल, ठीक है। प्लांट सेल के अंदर हमें टोनोप्लास्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि हमने देखा था जो हमारा वैक्यूल है वो प्लांट सेल की पूरी वॉल्यूम का 90% तो खुद घेर के बैठा है। तो उसकी जो मेम्ब्रेन है उसको क्या नाम दिया था हमने? टोनोप्लास्ट। एनिमल सेल्स में जो हमारे लाइसोसोम्स है वो बहुत छोटे छोटे होते हैं और ना के बराबर प्रेजेंट होते हैं, इस वजह से इसमें टोनोप्लास्ट देखने को नहीं मिलता। दूसरा, जब हम न्यूक्लियस वाला पार्ट कर रहे थे, तो वहाँ पे मैंने एक चीज़ बताई थी कि जो प्लांट सेल होता है, उसका जो न्यूक्लियस प्रेज़ेंट होता है, वो पेरिफेरे पे होता है। पेरिफेरे मतलब किनारे पे प्रेज़ेंट होता है, और जो हमारा एनिमल सेल होता है, उसका न्यूक्लियस हमेशा कहाँ प्रेज़ेंट होगा? सेंटर पे प्रेज़ेंट होगा। ठीक है? तो ये बात आई हमारी किसकी? प्लांट सेल की और एनिमल सेल की, जहाँ पे हमने प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंशिएट करा है। प्लांट सेल बड़ी होती है, एनिमल सेल छोटी होती है। प्लांट सेल पे प्लास्टिड होते हैं, एनिमल सेल पर नहीं होते। प्लांट सेल के पास सेल वॉल होती है जो सेल्यूलोज की बनी होती है, और एनिमल सेल पे सेल वॉल नहीं पाई जाती। प्लांट सेल में सेंट्रियोल्स नहीं होते, वहीं एनिमल सेल में वो चीज पाई जाती है। प्लांट सेल अपने अंदर खाने को स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करते हैं, एनिमल्स उसी खाने को ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करते हैं। प्लांट के पास कम माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं, एनिमल्स के पास ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। प्लांट्स में लाइसोसोम्स नहीं होते, एनिमल सेल्स में लाइसोसोम्स होते हैं। प्लांट्स के जो अंदर वैक्यूल पाया जाता है, उसके पास जो मेम्ब्रेन होती है उसको हम टोनोप्लास्ट बोलते हैं। एनिमल सेल्स में वैक्यूल नहीं पाया जाता, तो उसमें टोनोप्लास्ट भी नहीं पाई जाएगी। प्लांट सेल का न्यूक्लियस पेरीफेरे पे प्रेजेंट होता है, सेल के मतलब सेल के किनारे पे हमारा जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा वो किसके अंदर होगा? प्लांट सेल में। और वहीं अगर न्यूक्लियस प्रेजेंट के बारे में बात की जाए तो प्लांट एनिमल सेल्स में जो हमारा न्यूक्लियस है वो कहाँ पाया जाएगा? सेंटर में पाया जाएगा। तो ये हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, जो क्या है? सेल डिवीजन। अब हम किसके बारे में बात करेंगे? सेल डिवीजन के बारे में, मतलब सेल के डिवीजन होती किस तरीके से है, कितने तरह से सेल डिवाइड करता है। तो सेल डिवीजन इज द प्रोसेस, सेल डिवीजन होता क्या है? सबसे पहले
Cell division is the process through which new cells are formed in organism. सेल डिवीजन वो प्रोसेस होता है जिसकी मदद से किसकी फॉर्मेशन होती है, नई सेल की फॉर्मेशन होती है। कैसे होगी, देखो जैसे ये एक सेल है, ये जब हमारी डिवाइड होगी तो कितनी सेल्स को और बनाएगी, दो सेल्स को। फिर दोबारा ये हमारी दो टुकड़ों में टूटेगी तो दो सेल्स इधर बनेगी और सेम दो सेल्स हमारी इधर बनेगी। तो वही चीज बोला गया है, सेल डिवीजन हमारा वो प्रोसेस होता है जिसकी मदद से हमारी नई सेल्स क्या होती है, फॉर्म होती है, नई सेल्स बनती हैं, ठीक है। न्यू सेल्स फ्रॉम्ड फॉर ग्रोथ। अब देखो ये जो नई सेल बन रही है इसका काम क्या है, नई सेल बनेगी जिसका मतलब जिससे हमारी ग्रोथ होगी, सेल की रिप्लेसमेंट होगी। मतलब पहले वाली सेल मान लो उसका कुछ टाइम ड्यूरेशन है, एक हिसाब होता है ना, जैसे मान लो एक फैक्ट्री में अगर कोई इंसान काम कर रहा है तो उसकी शिफ्टिंग लगती है 8 घंटे की, फिर दूसरा कोई आएगा उसके 8 घंटे की। तो सेम वही चीज है, सेल जब हमारी नई बनती है तो उससे क्या होता है, ग्रोथ में हेल्प करती है, सेल का रिप्लेसमेंट होता है और रिप्रोडक्शन में हमारे सेल डिवीजन हेल्प करते हैं। अब बात आती है सेल डिवीजन होते कितने तरीके से है। तो सेल डिवीजन किसी भी ऑर्गेनिज्म में दो तरीके से होते हैं, एक होता है माइटोसिस, एक होता है मियोसिस। माइटोसिस और मियोसिस ये हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है, पेपर में 2 मार्क्स का डिफरेंस के फॉर्म में पूछा जाता है कि माइटोसिस और मियोसिस में क्या फर्क है। तो माइटोसिस और मियोसिस में क्या फर्क है, अब हम उसको देखेंगे। देखो जो माइटोसिस है, माइटोसिस हमारा कैसा डिवीजन होता है, इक्वेशनल डिवीजन होता है, मतलब इक्वल इक्वल ही कहाँ जाएगा, दूसरे ऑर्गेनिज्म में जाएगा। और वही मियोसिस के बारे में बात करें तो मियोसिस होता है हमारा रिडक्शनल डिवीजन, मतलब जिसमें चीजें रिड्यूस होके जाएंगी। जैसे अगर हम यहाँ मियोसिस में देखें तो मियोसिस में कितना है, यहाँ पे पहले माइटोसिस में 1 2 3 4 4 क्रोमोसोम प्रेजेंट है। जब हमने इसको डिवाइड करा तो हमारे पास भी कितने आए, 4 इसमें आए, 4 इसमें आए। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पे मियोसिस में 4 क्रोमोसोम्स थे, जिसको जब हमने डिवाइड करा तो ये सिर्फ कितने बचे, 2 और 2, मतलब हाफ होकर के आए हैं। तो मियोसिस में क्या होता है, मियोसिस में रिडक्शनल डिवीजन होता है, मतलब चीजों का रिडक्शन होने लगता है, कम होने लगते हैं पहले के कंपैरिजन में। ठीक है। दूसरा, माइटोसिस में इक्वेशनल डिवीजन होता है, मतलब इक्वल ही चीजें आगे आने वाली सेल को मिलेंगी। माइटोसिस के दौरान कितनी सेल्स की फॉर्मेशन होती है, 2 डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन होती है। यहाँ पे हम देखेंगे जब माइटोसिस हुआ तो कितने सेल बने, 1 और 2। वहीं अगर मियोसिस को देखें तो मियोसिस में कितने सेल्स होते हैं, 4 डॉटर सेल्स देखने को मिलते हैं। माइटोसिस में क्या हो रहा था, डॉटर सेल्स हैव सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज द पेरेंट सेल। देखो जो हमारी डॉटर सेल्स आएगी, डॉटर सेल का मतलब होता है जो हमारी नई सेल बनेगी उसी को हम क्या बोलते हैं, डॉटर सेल। जो डॉटर सेल के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे वो कैसे रहेंगे, सेम रहेंगे, जितने किसके पास पाए जाएंगे, पेरेंट सेल के पास। यहाँ पर भी हम देखते हैं, देखो पेरेंट सेल के पास कितने हैंगे, 1 2 3 4। वैसे ही हमारे जो डॉटर सेल्स है उनके पास भी कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट है, 4 और 4। ठीक है, यहाँ पे इक्वेशनल चीजें चल रही है, मतलब चीजों को घटा नहीं रहे हैं, जितने पेरेंट्स के पास है उतने ही वो अपने डॉटर सेल्स में भी ट्रांसफर हो रहे हैं। किसके अंदर, माइटोसिस के अंदर। मियोसिस में क्या होगा, मियोसिस में जो हमारी डॉटर सेल्स होंगी उनके पास हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज द पेरेंट सेल, मतलब पेरेंट सेल के कंपैरिजन में उनके जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो कैसे हो जाएंगे, हाफ। अगर हम इसको एक डायग्राम से बनाते हैं, चलो देखो माइटोसिस के केस में क्या होगा, मान लो जो माइटोसिस है, माइटोसिस में पेरेंट सेल पे कितने हैं, एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट है। तो जो उसकी डॉटर सेल होगी उसको भी कितने ही मिलेंगे, एन एंड एन, मतलब इसमें किसी भी तरीके का कोई भेदभाव नहीं होगा। लेकिन वहीं अगर हम बात करें, यहाँ पे हमारे पास क्या है, एन करके डॉटर सेल, या फिर यहाँ पे समझो ये जो हमारा माइटोसिस है, माइटोसिस में जो हमारे पास पेरेंट्स है उसके पास 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट है। तो जो बच्चे होंगे यानी जो डॉटर सेल्स होंगे उनके पास भी कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे, 2n यानी सेम। लेकिन अगर मान लो यहाँ पे हमारे मियोसिस के केस में क्या होता है, मियोसिस के केस में ये होता है
माइटोसिस में हमारे पेरेंट्स के पास 2n है, तो दोनों के पास कितना जाएगा? 2n एंड 2n, मतलब इसमें किसी भी तरीके का कोई भेदभाव नहीं होगा। माइटोसिस में जितना पेरेंट्स पे उतना ही डॉटर सेल्स पे होगा। लेकिन अगर मियोसिस के बारे में बात करें, अगर मियोसिस पे 2n है नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, तो ये 4 डॉटर सेल्स में टूटती हैं और सब में कितनी जाती है? पेरेंट्स के कंपैरिजन में हाफ। देखो यहाँ पे 2n है, 2n का अगर हम हाफ करते हैं, 2n डिवाइड बाय 2 कैंसिल आउट होके क्या आ रहा है? n। तो वही हाफ जो है क्रोमोसोम 4 सेल्स में हमारी क्या हो जाएंगी? डिवाइड हो जाएंगी। तो ये किसका केस है? ये है हमारा मियोसिस का केस। इस वजह से मियोसिस का दूसरा नाम क्या है? इरिडक्शनल डिवीजन। देखो माइटोसिस का काम क्या होता है? माइटोसिस हेल्प करती है हमें ग्रोथ में, रिपेयर्ड इंजर्ड टिश्यू में। माइटोसिस वाला जो प्रोसेस है सेल डिवीजन का, वो कहाँ होगा? जहां पर भी हमारी बॉडी को ग्रोथ करानी होगी या कोई टिश्यू या कोई एरिया जहाँ पे रप्चर हो गया होगा, वहां पे रिपेयरिंग का काम किसका है? माइटोसिस का। क्यों? क्योंकि वहां पे सेल ग्रो कराएंगे और अपने जैसी ही सेल की फॉर्मेशन करके वहां पे उसको कंप्लीट आउट करेंगे। अगर वहीं हम मियोसिस के बारे में बात करें, तो मियोसिस में क्या होता है? मियोसिस रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गैमेट। गैमेट की प्रोडक्शन में हेल्प करेगा, जिसकी मदद से बॉडी के अंदर कौन सा प्रोसेस होगा? जिसकी मदद से हम यहाँ पे ऑर्गेनिज्म के बीच में क्या करवा पाते हैं? रिप्रोडक्शन, क्योंकि गैमेट की वजह से ही रिप्रोडक्शन होगा। दूसरी चीज, गैमेट्स के बिना रिप्रोडक्शन नहीं होगा, और फीमेल और मेल का होना भी कंपलसरी है। विदाउट फीमेल एंड मेल ऑर्गेनिज्म हम रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को आगे फर्दर प्रोसीड नहीं कर सकते। तो ये सेल डिवीजन हमारे दो तरीके के हो गए, कौन कौन से? माइटोसिस और मियोसिस। इसके साथ हमारा चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है, जिसमें हमने पूरे चैप्टर को कवर कर लिया है। आज की अगर हम समरी के करें, तो समरी में हमने किसके बारे में पढ़ा? सेल ऑर्गेनेलिस के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने प्लांट वर्सेस एनिमल सेल, मतलब इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखा कि ये दोनों एक दूसरे से कैसे अलग हैं। और साथ ही में हमने किसके बारे में पढ़ा? सेल डिवीजन के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने दोनों तरह की सेल डिवीजन करी। कौन कौन सी? माइटोसिस और मियोसिस। अब जो आज के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आए हैं, अगर हम उसके बारे में देखें, तो सबसे पहले आया है यहाँ पे हमारे पास टोनोप्लास्ट, जो वैक्यूल का पार्ट है। किचन ऑफ द सेल, ठीक है, जो हमने किसको नाम दिया था? क्लोरोप्लास्ट को। पावर हाउस ऑफ द सेल, जो हमने किसको नाम दिया था? माइटोकॉन्ड्रिया को। सुसाइडल बैग्स, ये किसका नाम था? लाइसोसोम्स का। साथ ही में करेंसी ऑफ द सेल, एटीपी। और हमने किसके बारे में बात किया था? और भी बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको हमने आज के क्लास में डिस्कस करा था। तो इन पॉइंट्स के साथ-साथ हमें बाकी के उन पॉइंट्स को भी अच्छे से क्या करना है? याद करना है, ताकि ये हमारा चैप्टर और अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो हमारा जो चैप्टर नंबर 5 है, वो यहीं पे फिनिश होता है। जो हमारा ये पार्ट है, ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है, जिसमें हमने अपनी पूरी सेल ऑर्गेनेलिस को कवर करा है, जिसमें से मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं, वो आज के लेक्चर में हमने कंप्लीट किया है। ठीक है? अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जो होगा हमारा टिश्यू का लेक्चर, जिसमें हम टिश्यू के बारे में पढ़ाई करेंगे।